जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। और संगत जी देखिए, गुरु जी ने मेरा सेकेंड टाइम डाउट क्लियर किया और जो मेरे मन में था कि मुझे पंजाबी फिल्में बनानी है और मैंने पंजाबी पहली फिल्म 2002 में बनाई और संगत जी उस फिल्म का नाम था जी अयानू। और वो हौसला गुरु जी ने मुझे दिया कि मैं बॉलीवुड छोड़ के पंजाबी फिल्में बनाऊं। और संगत जी वो जो फिल्म बनी पंजाबी जी अयानू, वो इतनी बड़ी सक्सेस थी, इतनी बड़ी सक्सेस थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और संगत जी जब ये फिल्म चल पड़ी तब मैं दोबारा गुरुजी के दरबार में गया और मेरे मन में एक और डाउट चल रहा था कि मैं बॉलीवुड जाऊं या पंजाबी फिल्म बनाता रहूं। और जैसे ही मैं दरबार में पहुंचा संगत जी और मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए तो देखिए गुरुजी ने मेरे मन की बात कैसे जानी और क्या कहा। और जैसे ही मैं चरण छू करके उठा, गुरुजी ने कहा तू पंजाबी फिल्में बना और बनाता ही जा, बनाते ही जा। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, दोस्त पराए देखी करी चला हसत हसत, दोस्त पराए देखी करी चला हसत हसत, अपने याद न आवई जिनका आदि न अंत। अर्थात संगत जी, ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते जिनका आदि है न अंत। जी हाँ संगत जी, यदि हम अपने भीतर झांकें तो सबसे ज्यादा बुराई हमारे अंदर ही मिलेगी। और ठीक ही कहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। अर्थात जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। जी हाँ संगत जी, कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, कोई न कोई कमी बुराई सभी में होती है। इसलिए संगत जी कभी किसी की बुराई ना करें, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि बुराई करने से हमारे अपने कर्म और खराब हो जाते हैं और सामने वाले के कट जाते हैं। अगर हम किसी के लिए अच्छा ना बोल सके तो हमें बुराई भी नहीं करनी चाहिए, उसके लिए बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। यह बात कई बार गुरुजी ने अपने सत्संग के माध्यम से कही है और ऐसी ही बहुत सारी बातें गुरुजी हमें सत्संग के माध्यम से बताते हैं, बस हमें उन्हें फॉलो करना है। और संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और बहुत ही अद्भुत उनकी जर्नी है। आप इस सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने, गुरुजी का ध्यान लगा करके सुने। आपको निश्चित ही तौर पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपके अपने कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत मनमोहन सिंह अंकल का है। जय गुरुजी। सारी संगत गुरुजी के चरणों में बैठी हुई है। सभी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम मनमोहन सिंह है और मैं मोस्टली बॉम्बे में रहता हूँ। मेरा ताल्लुक मूवीज से है, फिल्मों से है और लगभग मैंने 50 से 60 फिल्में फोटोग्राफ की है बॉम्बे में। यश चोपड़ा जी की जितनी भी फिल्म्स हैं इन 20 सालों में, दिलवाले, चांदनी, लम्हे और भी बहुत सी फिल्में मैंने फोटोग्राफ की हैं। ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है संगत जी। संगत जी, मुझे 2000 के आसपास मेरे एक फ्रेंड है JS चिन्ना, और वो जो मेरे फ्रेंड है वो चंडीगढ़ में रहते हैं और उन्होंने मुझे एक बार कहा कि हमारे गुरुजी हैं और गुरुजी हमारे दिल्ली में रहते हैं, तो आप हमारे साथ चलिए। और संगत जी, नॉर्मली मैं ऐसी किसी भी जगह पर नहीं जाता हूँ और मैं इन सब चीजों में नहीं बिलीव करता हूँ और मैं कभी गया भी नहीं हूँ। लेकिन संगत जी, वो मेरे इतने खास फ्रेंड हैं, खास दोस्त हैं, उन्होंने बोला तो मैं मना नहीं कर पाया और मैंने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं। तो हम दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में सत्संग होता था एक छोटे से बंगलों में, और वहाँ गुरुजी हुआ करते थे और बहुत कम संगत हुआ करती थी। कई बार 25-30 आदमी हुआ करते थे, कई बार 100 आदमी हुआ करते थे। और मैं बात कर रहा हूँ संगत जी एम्पायर स्टेट की। तो संगत जी चिन्ना जी मुझे ले गए, मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी और उनकी भी वाइफ थी। और संगत जी हम वहाँ गए, हॉल में एंटर किए तो सामने गुरुजी अपने कुर्सी पर बैठे हुए थे। मैंने पहली बार उनके दर्शन किए और जाते ही मैंने उन्हें प्रणाम किया। तो जैसे ही संगत जी में प्रणाम करके अपना चेहरा ऊपर उठाया तो मेरे फ्रेंड जो चीमा जी हैं उन्होंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी ये मेरे फ्रेंड हैं, बॉम्बे में रहते हैं। और इतने में गुरुजी कहते हैं कि हाँ हाँ भाई जानता हूँ, क्या हाल है। गुरुजी मुझे बोलते हैं कि अरे वो तेरे मामा है ना कंवल, जो राइटर है। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, सदा यशवंत सिंह कंवल बहुत बड़े राइटर है पंजाब के। तो गुरुजी कहते हैं हाँ मैं उनको जानता हूँ। तो
तो गुरुजी कहने लगे कि मैं तब से जानता हूँ कि जब वो रात में बैठ कर के नॉवेल लिखा करते थे और मैं रात में भक्ति किया करता था। तो संगत जी वो उनकी बात करने लगे और फिर इतने में गुरुजी मुझे कहते हैं कि ठीक है, अच्छा जाओ पीछे जाकर के बैठ जाओ। तो मैं पीछे जाकर बैठ गया। अब संगत जी मैं और मेरी वाइफ थोड़ा दूर होकर के बैठ गए और हम सब कुछ देखते रहे। अब चूंकि मेरा प्रोफेशन भी ऐसा ही है, मेरा काम भी ऐसा है, तो मैं बहुत ध्यान से देखता रहा। मैंने गुरुजी को भी ध्यान से देखा। बहुत कलरफुल कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। और संगत जी हमारे मन में जो गुरुजी की इमेज होती है वो कुछ और ही होती है। तो नेचुरली संगत जी एक क्यूरियोसिटी होती है कि गुरुजी ने ऐसे कपड़े डाले हुए हैं। 2-3 लोग उनके हाथ पैर दबा रहे हैं, कोई कंधा दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है। बस संगत जी बैठ करके देखता रहा और बस मेरे दिमाग में ये चलता रहा कि सब क्या हो रहा है, ये कैसे गुरुजी हैं। इतने में संगत जी गुरुजी सारी संगत को कहते हैं कि भाई ऐसा है कि इस दरबार में 2 लोग और आ गए हैं ना मुझे अजमाने के लिए। और देखिए संगत जी मेरे मन में ये कश्मकश चली रही थी कि कैसे गुरुजी हैं, ये सब क्या हो रहा है। और गुरुजी को पता चल गया। इतने में गुरुजी ने हमें कहा कि अच्छा भाई ऐसा करो कि पहले लंगर चख करके आओ और फिर यहाँ दोबारा संगत में बैठना। और फिर संगत जी हम लोग लंगर करने चले गए। हम लंगर चेक कर आए और जब हम लंगर कर रहे थे तब भी मन में वही क्यूरियोसिटी चल रही थी कि ऐसे तो किसी साधु संत या महात्मा के बारे में नहीं सुना था। ये जो गुरुजी बड़े अलग हैं और यहाँ पे सिस्टम बहुत अलग है और यही सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। खैर हम लोग वापस संगत में आए, बैठे और जाने से पहले हम दोबारा उनको मत्था टेकने गए। और जब हम मत्था टेक रहे थे और जैसे हम मत्था टेक करके उठे गुरुजी ने कहा फिर आना। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी हम फिर आएंगे। और संगत जी जैसे ही मैं उस बंगले से बाहर आया गुरुजी के दरबार से, तब मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी मेरे रिश्तेदारों के बारे में कैसे जानते हैं। देखिए संगत जी जब तक मैं दरबार में बैठा रहा और गुरुजी ने मुझसे प्रश्न किया मेरे रिश्तेदार के बारे में और मैं जवाब भी देता रहा, तब तक तो मेरे दिमाग में नहीं आया कि गुरुजी को ये बात कैसे पता। लेकिन जैसे ही मैं दरबार से बाहर आया तुरंत ही मेरे दिमाग में यही सवाल आया कि गुरुजी को कैसे पता। और मैंने ये बात अपने दोस्त चीमा के साथ शेयर की। चीमा मेरी बात सुन करके हंस पड़ा। तो चीमा हंसकर कहने लगा कि अच्छा आजा आजा कोई नहीं, आहिस्ते आहिस्ते पता चलेगा। तो कहने लगे कि अरे सबके साथ ऐसा होता है, कोई तेरे अकेले के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, चलो आ जाओ। तो संगत जी पहली मुलाकात मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ गुरुजी के साथ हुई और गुरुजी ने कहा था आना। और संगत जी चंडीगढ़ में मेरा फार्म हाउस है तो वहां से मैं दिल्ली से बॉम्बे ये सब चलता रहता था तो मैं जाया करता था। संगत जी मुझे क्यूरियोसिटी जरूर थी लेकिन विश्वास वाली बात नहीं थी कि मुझे पूरा विश्वास हो चला था। संगत जी नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि जब मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे से मैं कुछ महीनों के बाद वापस जब दिल्ली आया तो मैं दिल्ली में गुरुजी के पास गया क्योंकि संगत जी मुझे क्यूरियोसिटी तो थी, यकीन नहीं था क्योंकि मेरे मन में ये क्यूरियोसिटी थी कि उन्हें कैसे पता मेरे रिश्तेदार के बारे में। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि हो सकता है उन्हें किसी ने बता दिया हो। खैर मैं दरबार में गया, उनके दर्शन किए, मैं वहाँ बैठा और उन दिनों में काफी फिल्में कर चुका था और ये लगभग 2001 की बात होगी। और संगत जी मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि मैंने हिंदी फिल्में तो बहुत कर ली है और मेरे मन में था कि पंजाबी फिल्में करना चाहिए। और इस बात को लेकर मेरे मन में बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मुझे पंजाबी फिल्में करनी चाहिए, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी क्योंकि संगत जी बॉलीवुड छोड़ के एक नई जगह पर आना और फिर काम करना, और उस वक्त हालात बहुत अलग थे। पंजाबी सिनेमा ऑलमोस्ट डेड था, उनकी कोई मार्केटिंग नहीं, कोई ज्यादा फिल्म्स नहीं। तो संगत जी जब मैं गुरुजी के दरबार में था तो मेरे मन में ये सारी चीजें चल भी रही थी। और जाने से पहले जब मैं गुरुजी को प्रणाम करने गया और संगत जी जैसे ही प्रणाम करके मैं जाने लगा गुरुजी ने मुझे बिठा लिया, कहने लगे बैठ। मैं बैठ गया। मैंने कहा जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते कि क्या तेरा पंजाबी फिल्में बनाने का मूड है? और संगत जी मैं हंस पड़ा। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मेरा पंजाबी फिल्में बनाने का बहुत मन है। तो मैंने कहा कि गुरुजी सोच तो रहा हूँ। तो गुरुजी कहते अरे इसमें सोचना क्या है, सोचो नहीं, जाओ फिल्में बनाओ। और संगत जी देखिए जो मेरे दिमाग में चल रहा था उसी समय गुरुजी ने उसे रीड कर लिया और मुझे बता दिया। और तब मुझे लगा कि गुरुजी तो जानी जान है। और मैं सोचने लगा कि जो मेरे मन में चल रहा है, जो मेरे हालात है, वो सब कुछ गुरुजी को मालूम है। और मुझे यकीन हो चला कि ये संगत जो बैठी हुई है इन सब के बारे में गुरुजी को सब कुछ पता है। और संगत जी तब तक हम सत्संग सुन चुके थे और सुनते आ रहे थे। तो कई बार हमने देखा दरबार में कि गुरुजी संगत को बोला करते थे कि अरे भाई तेरा वो जो पड़ोसी है वो क्या हाल है, उसके परिवार में ये प्रॉब्लम चल रही है, वो ठीक तो है? तो संगत बड़ी आश्चर्य करती थी कि गुरुजी को कैसे पता, पड़ोसी के बारे में कैसे पता, हमारे रिश्तेदारों के बारे में कैसे पता। तो संगत जी इस तरह की बात बहुत बहुत समझ से परे थी। और संगत जी देखिए गुरुजी ने मेरा सेकेंड टाइम डाउट क्लियर किया। और जो मेरे मन में था कि मुझे पंजाबी फिल्में बनानी है और मैंने पंजाबी पहली फिल्म 2002 में बनाई। और संगत जी उस फिल्म का नाम था जी अयानू। और वो हौसला गुरुजी ने मुझे दिया
कि मैं बॉलीवुड छोड़ के पंजाबी फिल्में बनाऊं। और संगत जी, वो जो फिल्म बनी पंजाबी जी आयानू, वो इतनी बड़ी सक्सेस थी, इतनी बड़ी सक्सेस थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और संगत जी, जब ये फिल्म चल पड़ी तब मैं दोबारा गुरुजी के दरबार में गया और मेरे मन में एक और डाउट चल रहा था कि मैं बॉलीवुड जाऊं या पंजाबी फिल्म बनाता रहूं। और जैसे ही मैं दरबार में पहुंचा संगत जी और मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए तो देखिए गुरुजी ने मेरे मन की बात कैसे जानी और क्या कहा। और जैसे ही मैं चरण छू करके उठा, गुरुजी ने कहा तू पंजाबी फिल्में बना और बनाता ही जा, बनाता ही जा। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे दोबारा हिम्मत दी और तब तक संगत जी कहीं ना कहीं मेरे मन में वो यकीन आने लगा था। वो कहते हैं ना संगत जी कि हम जाते तो हैं पर कहीं ना कहीं डाउट रहता है, और डाउट रहता है पूरा समर्पण करने के लिए। और अक्सर गुरुजी भी कहा करते थे संगत जी कि किसी इंसान के बस में नहीं है कि वो किसी गुरु पर पूरा भरोसा कर ले। ये गुरु का काम होता है कि कैसे वो आपको यकीन दिलवाते हैं। वो यकीन दिलवाते हैं कि जो है सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ मुझ पर छोड़ो। और संगत जी, क्योंकि मेरे साथ इतना समय बीत चुका था और मैं काफी सारे सत्संग भी सुन चुका था गुरुजी के। संगत जी, उसके बाद जब मैं अपने फार्म पर गया सिरसा में, तो मैंने अपने फार्म पर कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस की और देखी। मैंने क्या देखा संगत जी फार्म पे कि मुझे छोटे छोटे 2-2, 3-3 इंच के एकदम काले सांप नजर आने लगे। मैं ड्राइंग रूम में बैठूं तो सडनली मेरे पाँव में बैठा है, और जब मैं इधर उधर देखूं तो मुझे लगता है कि नहीं है, और कभी मैं जाऊं रास्ते में तो ऐसा लगता है कि सामने से आ रहा है। और जहाँ तक मुझे याद है तकरीबन मैंने 2 सांप तो मारे। एक जो मुझे बाथरूम में मिला वहां मैंने मारा, और उस वक्त संगत जी मुझे ऐसा लगा कि कोई सपना ही है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि सपने में किसी सांप ने बच्चे दे दिए हैं और वो बच्चे मेरे घर में आसपास घूम रहे हैं। लेकिन संगत जी, मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि मैंने अपनी वाइफ को भी नहीं ये बात बताई। और कुछ दिन वहाँ रहने के बाद मैं दोबारा बॉम्बे गया, और बॉम्बे में मेरा 5th फ्लोर पर घर है। और संगत जी, जब मैं वहाँ गया और मैं वॉशरूम गया और मुझे वॉशरूम में दोबारा वही काले रंग का सांप नजर आया, और संगत जी उसे देखते ही सडनली मेरे दिमाग में आया, ओ माय गॉड, ये तो गुरुजी का ही काम है। और संगत जी, ये आवाज मेरे मन के अंदर से आई, और उस दिन के बाद से मुझे कभी सांप नजर नहीं आए। और चूंकि संगत जी मेरे मन में था, और ये एक ऐसी पावर है जिसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि संगत जी पूरी तरीके से हमारी समझ से बाहर है। और इसके बाद तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, और वहाँ बॉम्बे से मैं कुछ महीनों के बाद दोबारा जब दिल्ली गुरुजी के दर्शन के लिए गया तो संगत जी मैं दरबार में गया और बैठ गया। और मुझे याद है गुरुजी ने एक लेडी को उठाया और कहा कि चलो भाई अपना सत्संग करो। और संगत जी, उन आंटी ने उठ करके सत्संग करना शुरू किया, और वो सत्संग एग्जैक्टली वही था जो मेरे साथ हुआ। जैसे मुझे सांप नजर आते थे ठीक वैसे ही आंटी को भी सांप नजर आते थे। तो वो कहने लगी कि मुझे तो हर जगह सांप नजर आते हैं। मैं चाय की पत्ती का डब्बा खोलती तो मुझे तो उसमें भी सांप नजर आते हैं। और जब आंटी ने ये कहा अपने सत्संग में कि जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये गुरुजी का ही काम है, तब उस दिन के बाद से मुझे सांप नजर आना बंद हो गए। और संगत जी, मुझे पक्का प्रूफ मिल गया कि जो मुझे नजर आ रहा था अपने फार्म हाउस पे, वो गुरुजी ही थे, वो गुरुजी ही करवा रहे थे, वो गुरुजी की शक्ति थी। तो संगत जी, 2 साल के बाद मेरे मन में भाव आ गया कि नहीं, अब टोटल सरेंडर है गुरुजी को, क्योंकि इनके आगे कोई बड़ी शक्ति नहीं है। मेरा आगे जो कुछ भी देखेंगे वो सिर्फ गुरुजी देखेंगे, और अब बस गुरुजी के सहारे ही जिंदगी बसर करेंगे। और गुरुजी अक्सर कहते थे संगत जी कि किसी के बस में नहीं है टोटल सरेंडर करना, ये गुरु ही है जो अपने भक्तों से टोटल सरेंडर करवाते हैं, और ये कब होगा ये सिर्फ गुरु पे ही निर्भर करता है। हो सकता है संगत जी कि आप पहली बार मिले हो गुरुजी के दरबार में, पहली बार गए हो, और आपको पहली बार में ही गुरुजी टोटल सरेंडर करवा ले। किसी को महीना लग सकता है, मुझे 2 साल लगे, हो सकता है किसी को इससे भी ज्यादा समय लग गया हो। और गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि आते रहो, आते रहो, क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते थे कि आते रहोगे तो मैं सफाई करता रहूंगा, आपके अंदर का भांडा साफ करता रहूंगा, और अंदर की सफाई हो जाएगी तो मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हें मिलनी शुरू हो जाएगी। तो संगत जी, ये बड़ा एक्सपीरियंस मुझे हुआ कि गुरुजी के ऊपर टोटल फेथ आने में मुझे 2 साल लग गए। और जब संगत जी एक बार फेथ हो जाता है तो अपने आप आपको बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस होने लगता है। और संगत जी, तरह तरह के एक्सपीरियंस मुझे भी होने लगे, जैसे कि गुरुजी ने मुझे बॉलीवुड से पंजाब शिफ्ट करा दिया। संगत जी, बॉम्बे में मुझे एक बार थ्रोट प्रॉब्लम हो गई थी, और प्रॉब्लम भी ऐसी हो गई थी कि काफी डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रही थी। और मेरे फादर को भी थ्रोट कैंसर था, तो कहीं न कहीं डॉक्टर ने मुझे इशारा कर दिया था। डॉक्टर ने कहा कि भाई कुछ गड़बड़ लग सकती है,
एक बार चेक करवा लो। लेकिन संगत जी उस वक्त तक फेद बन चुका था। मैंने कहा नहीं, गुरुजी के पास जाएंगे, गुरुजी देखेंगे। और संगत जी जब मुझे समय मिला और मैं जब दोबारा दिल्ली आया, उस वक्त तक मेरा गला बहुत खराब था और मुझे बहुत दर्द होता था गले में और कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। और जैसे मैं दरबार में गया, गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने मुझे कहा बैठ इधर, यहीं बैठ जा। और संगत जी मैं उनके पास ही बैठ गया। इतने में गुरुजी कहते हैं लाओ भाई चाय लेकर आओ। तो एक संगत चाय लेकर आई, मैंने चाय प्रसाद पी और संगत जी मैंने बहुत मुश्किल से गुरुजी का नाम लेकर चाय का एक घूंट पिया। और संगत जी जो पहला घूंट चाय प्रसाद का मेरे गले में गया, मैं आपको कैसे बताऊं, ऐसा लगा कि उस घूंट ने अंदर जाकर के मेरे गले की सर्जरी कर दी हो। उस एक घूंट के साथ मेरे गले की सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। और जब तक मैं चाय का दूसरा घूंट लेता तब तक मेरे गले की पूरी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी। ये मेरा एक और एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ हुआ। संगत जी ये वो शक्ति है जिसे मैं तो नहीं समझ सका, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जितनी भी संगत है जो उनसे जुड़ी है वो भी उनकी इस शक्ति को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि संगत जी बिन मांगे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ बोले वहाँ मिल रहा था और आज भी मिल रहा है। इसी तरह संगत जी एक बार हम फिल्म की शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड गए हुए थे और ये जो फिल्म थी संगत जी ये यश चोपड़ा की फिल्म थी। फिल्म की शूटिंग के बाद संगत जी हमने रात में खाना वाना खाया और मैं अपने कमरे में चला गया। और खाना खा के अपने कमरे में जब गया तो मैं वहाँ जल्दी ही सो गया। और जब सोया तो रात की 1:30 बजे मेरी आंख खुली और संगत जी मैंने महसूस किया कि मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि जब मैं बैठा हुआ था पलंग पर तो मुझे लग रहा था कि जैसे मैं जंप कर रहा हूँ। और मुझे थोड़ी देर तो समझ ही नहीं आया कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। थोड़ा अपने आप को संभाला और फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया और इतने में मुझे ध्यान आया कि गुरुजी ने अपने हाथ से मुझे एक स्वरूप दिया था और कहा था कि इसको अपने साथ में रखना, अपने पास में रखना। और वह स्वरूप मेरे पर्स में रखा हुआ था। और संगत जी चूंकि मैं रूम में जब गया होटल के रूम में तब मैं बहुत थक चुका था और मुझे याद है कि मैंने पैंट को टांगा नहीं था, मैंने कुर्सी पे ही रख दिया था। और मैं जानता हूँ कि उस रात को मैं कैसे धीरे धीरे उठते हुए पैंट तक पहुंचा और गुरुजी का स्वरूप निकाला। और संगत जी मैंने सुन रखा था, कई सारे सत्संग में सुन रखा था कि गुरुजी का स्वरूप हमने यहाँ टच किया तो हमारा दर्द खत्म हो गया, हमारी बीमारी खत्म हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उससे मुझे याद आया कि गुरुजी का स्वरूप मेरे पास है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी का स्वरूप मैंने अपने पर्स में से निकाला और उस स्वरूप को मैंने अपने दिल पे अंदर रख दिया। और संगत जी शायद आप यकीन माने या ना माने, मैंने जैसे ही वो स्वरूप अपने दिल पे रखा, वो दिल जो तेजी से धड़क रहा था वो नॉर्मल बीट पर आ गया, वो नॉर्मल धड़कने लगा। संगत जी एक सेकंड भी नहीं लगा और मैं सोच में पड़ गया और मुझे लगने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, मैं नॉर्मल हूँ बिल्कुल। और यह सब कुछ होने में 5 से 7 मिनट लगे और उसके बाद मैं सो गया। सुबह उठकर मैंने नॉर्मल नाश्ता किया, मैंने गुरुजी के स्वरूप को पर्स में रखा और उसके बाद हमने 10 से 15 दिन शूटिंग की। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई थकावट नहीं हुई। और वहां से मैं बॉम्बे आया और जब बॉम्बे आया तो मैं अंदर ही अंदर समझ चुका था कि गुरुजी ने मुझे दूसरी लाइफ दी है। और वहां से फिर मैं दोबारा गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली गया और जैसे मैंने मत्था टेका गुरुजी ने मुझे कहा बैठ। मैं बैठ गया और गुरुजी ने संगत से कहा इसको चाय प्रसाद दो। और मुझे याद है कि संगत में से 2 आदमी को गुरुजी ने उठाया और कहा कि भाई दोनों इधर आओ और एक मेरे पीछे जाओ। और एक को कहा कि भाई ये जो मेरा हार्ट है ना इसको तुम जोर जोर से हाथ से मस लो। और जो पीछे थे उनको कहा कि तुम पीछे से मेरी पीठ पर ठोको। संगत जी जैसा कि मेरे मन में जो डाउट था ना, गुरुजी हर डाउट को निकालते हैं। और संगत जी जो गुरुजी के दिल पे जो हाथ रगड़ रहे थे और पीछे से मार रहे थे वो मैं देख रहा था और मुझे देखते हुए मुझे लग रहा था कि जो वहाँ चल रहा है एक्चुअली वो मेरे साथ हो रहा है। और मुझे महसूस हो रहा था कि वो हाथ मेरे दिल पे रगड़े जा रहे हैं, मसले जा रहे हैं और मुझे रिलीफ मिलता जा रहा है। और उस वक्त सडनली गुरुजी ने मेरा ये वाला डाउट भी निकाल दिया जो मुझे डाउट था संगत जी पहले दिन कि क्यों कुछ लोग गुरुजी के हाथ दबाते हैं, पैर दबाते हैं, कंधे दबाते हैं। वो डाउट मेरा क्लियर हो गया। मैं समझ गया कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी न किसी की बीमारी ठीक हो रही है, किसी न किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ये डाउट भी उस दिन गुरुजी ने क्लियर किया। और ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस संगत जी मेरे साथ गुरुजी के हुए हैं। संगत जी सिरसा में मेरा एक दोस्त थे जिसकी वाइफ को बहुत सीरियसली प्रॉब्लम थी और उनकी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे गुरुजी हैं, आप मेरे साथ उनके पास चलो। तो वो सिख है तो कहते कि नहीं मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ, मैं तो सिर्फ गुरुद्वारे जाता हूँ। तो 2-3 बार जब मैंने उसे कहा तो जब इंसान तकलीफ में होता है तो कह ही देता है कि चलो यार चलते हैं। तो संगत जी मैं, मेरी वाइफ और वो और उनकी वाइफ हम चारों सिरसा से दिल्ली की तरफ चल पड़े। और संगत जी हम गाड़ी से चले थे तो बीच रास्ते में गाड़ी का रेडिएटर लीक कर गया
और हमने देखा तो गाड़ी का सारा पानी खत्म हो चुका था। फिर हमने ढाबे से थोड़ा पानी लिया, थोड़ा गाड़ी में डाला, थोड़ा रख लिया। और गाड़ी की ये प्रॉब्लम रोहतक में हुई थी, तो मैंने बोला कि रोहतक में एक गैरेज है, वहाँ दिखा देते हैं, ये प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व करवा लेते हैं। और जैसे तैसे हम गाड़ी में पानी डालते हुए हम उस गैरेज तक पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई रेडिएटर तो हमारे पास नहीं है, दिल्ली से मंगवाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कल आएगा और कल ही ठीक होगा। तो मैंने कहा कि जाना तो हमें आज ही है। तो वो कहने लगा कि भाई गाड़ी तो जाएगी नहीं इस कंडीशन में, आप गाड़ी यहीं रख जाओ और आप कोई दूसरी टैक्सी पकड़ के चले जाओ। तो सडनली मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी कहा करते थे कि जब तुम मेरा नाम लेकर मेरे पास आना चाहते हो तो तुम्हें हाथ पकड़ कर के मैं लेकर आता हूँ और तुम्हें सही सलामत घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी मेरी होती है। और उस वक्त सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, कुछ भी याद मत रखो। और बस संगत जी ये सोच कर के हम बैठे गाड़ी में और मैंने कहा कि बस गुरुजी का नाम लेकर के चलते हैं। और बस ऐसे ही हमने 2-3 बार पानी डालते हुए गाड़ी चलाई और हम दिल्ली तक पहुंच गए। और संगत जी दिल्ली में एंटर करने से पहले ही हमारी गाड़ी का क्लच भी चला गया। मतलब यह है संगत जी कि क्लच पूरी तरीके से खराब हो गया, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, कुछ गिर गया उसमें से। और अचानक गाड़ी बंद हो गई। और जब गाड़ी बंद हुई तो मैं सोचने लगा कि अरे गाड़ी बंद हो गई, अब हम कैसे जाएंगे। अभी तो रश है, बहुत सारी ट्रैफिक लाइट्स भी आएंगी, अभी उन्हें भी क्रॉस करना है, अभी तो गाड़ी स्टार्ट भी करनी है, सब कैसे होगा। फिर वही बात है संगत जी कि गुरुजी ने कहा है कि जब मैंने कहा है कि मैं लेकर आऊंगा तो लेकर आऊंगा। तो बस गुरुजी का नाम लेते और गुरुजी की बात ध्यान में रख के कि भाई पहुंचाना है तो पहुंचाऊंगा, ये बात ध्यान में रखते जैसे ही मैं सेल्फ मारता गाड़ी धीरे धीरे टक टक करके चलती और ट्रैफिक लाइट पर जाकर के रुक जाती और सिग्नल पर जाकर के संगत जी मैं गाड़ी को बंद कर देता था। और फिर मैं स्टार्ट करता और गाड़ी टक 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 आके चलती और हम अगले सिग्नल तक पहुंच जाते। और संगत जी उसी गियर में विदाउट क्लच मैं पूरी दिल्ली पार करता हुआ गुरुजी के दरबार पहुंच गया। और जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो मैंने गेट पर गाड़ी रोकी और मैंने कहा कि लो जी, गुरुजी ने हमें दरबार तक पहुंचा दिया। और मैंने अपने दोस्त को कहा कि आओ हम गुरुजी के दर्शन करते हैं। तो हम चारों अंदर गए दरबार में और हम वहां जाकर के बैठे तो देखता हूँ कि वहाँ कोई भी नहीं है। तो अंदर से एक आदमी आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ जी क्या बात है। तो मैंने कहा कि गुरुजी के दर्शन करने हैं इसलिए आए हैं। तो कहते कि गुरुजी के दर्शन तो गुरुवार से होते हैं, आज तो बुधवार है। और सडनली संगत जी मुझे याद आया कि अरे ये तो मुझसे गलती हो गई, मुझे पता है कि गुरुजी के दर्शन थर्सडे से होते हैं और मैं आज के दिन चला आया। और फिर हमने सोचा कि चलो अब आ ही गए हैं तो थोड़ी देर हम बैठ जाते हैं। तो हम बाहर थोड़ी देर जाकर के बैठ गए और जैसे हम बैठे वही आदमी दोबारा हमारे पास आता है। तो वो सज्जन आकर के कहते हैं कि गुरुजी बोल रहे हैं कि वो जो सिरसा वाले बाहर बैठे हैं उनको अंदर बुला लो। संगत जी मुझे तो तब तक समझ में आ चुका था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जो मेरे साथ वाले थे उन्हें बड़ी हैरानी हो रही थी। खैर हम अंदर गए और अंदर गुरुजी के पास 8-10 लोग बैठे हुए थे। अब जैसे अंदर गए गुरुजी कहने लगे आओ आओ भाई सिरसा वाले आओ बैठो। हमने मत्था टेका और हम बैठ गए। और संगत जी हम 5 मिनट ही बैठे थे तो गुरुजी ने कहा कि पीछे एक फार्म हाउस है और आज का लंगर वही है, तो चलो सब वहीं चलते हैं। तो हम लोग सब जाने लगे और जैसे हम दरबार से बाहर निकले गुरुजी बहुत स्पीड में चला करते थे। उनके साथ कॉप अप करना बहुत मुश्किल होता था। संगत भाग करके उनके साथ चला करती थी और जब भी गुरुजी बाहर जाते थे तो उनकी गाड़ी कंटेसा गाड़ी बाहर खड़ी होती थी। और संगत जी इसी दौरान मुझे बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस भी हुआ। गुरुजी आगे आगे चल रहे थे और जो कंटेसा गाड़ी खड़ी थी उन्होंने कहा ड्राइवर को कि तुम गाड़ी बाहर लेकर आओ और गुरुजी पैदल पैदल चलने लगे। चूंकि गुरुजी बहुत स्पीड में जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ कॉप अप करने के लिए चल रहा था। सडनली मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं चल नहीं रहा हूँ, मैं हवा में हूँ और एक हवा का गोला मुझे ऊपर उठाए हुए है और उठा करके मुझे बराबर में गुरुजी के पास ला करके रख दिया और मैं चल रहा हूँ गुरुजी के साथ। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे पाँव जमीन पे नहीं लग रहे हैं, लेकिन मैं आगे जा रहा हूँ। और संगत जी जैसे ही गुरुजी गेट तक पहुंचे तब तक गुरुजी की कंटेसा गाड़ी आ चुकी थी। गुरुजी अपनी गाड़ी में बैठे और हमें कहने लगे कि आओ भाई आओ पीछे आ जाओ। तो मुझे लगा कि गाड़ी तो मेरी खराब है और गुरुजी तो बहुत फास्ट जाते हैं, ऐसा ना हो कि मैं पीछे रह जाऊं। खैर हम अपनी गाड़ी में बैठ गए और जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की गाड़ी तुरंत ही एक ही बार में स्टार्ट हो गई और टक 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 करके आगे चलने लगी। और संगत जी मेरी गाड़ी धीरे धीरे आगे चल रही है और जैसे एक टर्न आता है और टर्न लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि गुरुजी की गाड़ी आगे खड़ी है और पता चला कि गुरुजी हमारी ही गाड़ी का वेट कर रहे थे। और जितनी स्पीड मेरी गाड़ी की थी उतनी ही स्पीड से गुरुजी की गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रही थी। तो देखिए संगत जी गुरुजी हमें साथ में लेकर के गए। उन्हें पता था कि मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है, इसकी गाड़ी खराब है, नहीं चल पाएगी, वो सब कुछ गुरुजी जानते थे। उस फार्म हाउस पर जाते ही गाड़ी रुकी, हम अंदर गए
गए। हम अंदर गए, हमने लंगर चखा और लंगर चखने के बाद गुरुजी ने सीधे जो मेरी दोस्त की वाइफ है उन्हें इशारे से उठाया कि इधर आओ। वो गई और उन्होंने मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा कि इन्हें चाय प्रसाद पिलाओ, और उन्होंने चाय प्रसाद पी और फिर उन्होंने मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा ठीक है, जाओ वापस जाकर बैठ जाओ। और जैसे ही हम फार्म हाउस से निकलते हैं गुरुजी मेरी तरफ हंसकर बोलते हैं कि मैंने उसका काम कर दिया। मैं तो ये समझ गया, लेकिन जो मेरे साथ आए थे वो इस बात को नहीं समझ पाए। जिस काम के लिए हम गए थे, मेरे फ्रेंड की वाइफ की जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को गुरुजी ने सॉल्व कर दिया था। और यकीन मानिए संगत जी, वो आज तक आंटी पूरी तरीके से ठीक है। और संगत जी, जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा वो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, और वो हुआ 2007 में। और संगत जी, इसके बाद एक ऐसा एक्सपीरियंस जो सारी संगत को हुआ, जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, वो हुआ था 2007 में, जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया। और उस वक्त हमें लगा कि ये क्या हुआ, कैसे हो गया, और गुरुजी हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं। अब हमारा होगा क्या, हम किसको अपनी बात बोलेंगे। बहुत अजीब सा समय था और किसी भी संगत को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। और बार बार यही दिमाग में ख्याल आता था कि अब हम कहाँ जाएंगे। हम तो आते थे, ऐश करते थे, हमारे तो सारे काम हो रहे थे, सब कुछ ठीक था। और संगत जी 2007 से पहले जब गुरुजी चोला छोड़ करके गए तब तक बड़े मंदिर रेडी हो चुका था। और कुछ महीनों के बाद हमें धीरे धीरे कानों में खबर आने लगी कि कोई संगत कह रही है कि हमने गुरुजी को यहाँ देखा, हमने गुरुजी को वहाँ देखा, हमने गुरुजी को दरबार में देखा, बड़े मंदिर में देखा। कई बार संगत को जिस झूले पर गुरुजी झूला करते थे बड़े मंदिर में, उस झूले पर संगत को नजर आते थे। तो इस तरह की बातें होने लगी। लेकिन फिर वही बात है कि जब तक आपके साथ एक्सपीरियंस ना हो तो इस तरीके की बातों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन संगत जी, फिर सत्संग वैसे ही शुरू हो गए, वैसे ही लोगों के काम होने लगे, और फिर वैसा ही सबका फेथ गुरुजी पर बन गया। और जैसा गुरुजी खुद कहते थे कि मैं यकीन खुद दिलवाता हूँ, तुम खुद यकीन नहीं कर सकते मुझ पर। और जितनी भी एक एक संगत थी पुरानी, उन सभी को गुरुजी ने यकीन दिलाया कि मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। और जो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था वो ये था संगत जी, मैं चंडीगढ़ में था और काफी बीमार हो गया था, और मुझे नेक की प्रॉब्लम हो गई थी, और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं खड़ा भी होता था तो गिर जाता था, और मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। और सडनली मेरा बीपी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं एक दिन हॉस्पिटल में भी रहा, काफी दवाइयां दी गई, फिर वापस घर आ गया चंडीगढ़ में। और बस घर आकर के मैंने गुरुजी को याद किया और थोड़ा बेटर फील करने लगा, और मेरे मन में आया कि मुझे सिरसा जाना है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी बस मुझे इतना कर दो, मुझे ऐसे बिठा दो कि मैं सिरसा पहुंच जाऊं। और संगत जी यकीन मानिए, उतनी ही देर में मेरे शरीर में इतनी एनर्जी आ गई कि मैं वहां से गाड़ी चला करके खुद लेकर आया हूँ सिरसा तक। 4 घंटे का सफर था। मैं सिरसा में घर तक पहुंचा, और मुझे याद है दोपहर का समय था। और जब मैं अंदर घर में गया तो मैं आधे घंटे के लिए सोया, और जब मैं सोया तो मुझे सपने में गुरुजी नजर आते हैं, और मैं देख रहा हूँ सपने में कि मुझे एम्पायर स्टेट दिख रहा है कि गुरुजी अपने कमरे में से बाहर आए, दरबार में आए, और दरबार में आके सीधे मेरे पास आए और अपना हाथ उठाया और अपने हाथ की एक उंगली मेरे सर पे रखी। और जैसे वो उंगली रखते हैं एकदम से मैं झटके से उठता हूँ और कहता हूँ कि गुरुजी, यहाँ गुरुजी थे। और संगत जी मैं इतने झटके के साथ उठा, मैं इधर देख रहा हूँ, मैं उधर देख रहा हूँ, मैं अपनी गर्दन को उधर घुमा रहा हूँ, इधर घुमा रहा हूँ। और संगत जी मेरी नेक में इतनी प्रॉब्लम थी जिसको मैं उठा तक नहीं पा रहा था, मैं खुद बैठ नहीं पा रहा था। गुरुजी ने सिर्फ अपनी उंगली टच की मेरे माथे पर और मेरी नेक की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक कर दी। और तब से लेके आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी ने बीमारी भी दूर की और इस बात का भी एहसास करवाया कि मैं हूँ और तुम्हारे साथ ही हूँ। और धीरे धीरे संगत का सारा फेथ गुरुजी लेकर के आए, और गुरुजी बोला करते थे, हमें याद है, आया करो, आया करो, आज तो बैठे हो, कल आएगा जब दूर से मेरा स्वरूप देखा करोगे। और जब बिन मांगे सब कुछ मिलता है तो बस आदमी कुछ सोचता ही नहीं है। हम तो बस यही सोच रहे थे कि बस ऐश करते चले जाओ, गुरुजी दे जा रहे हैं। और आज जाके समझ में आता है कि उसी जगह पर पहुंचने के लिए आज हमें 1 घंटा लग जाता है। इतनी भीड़ होती है, कई बार बैठने का भी टाइम नहीं मिल पाता, वहाँ लाइनें लगी होती हैं, आओ बैठो जाओ। तो गुरुजी की बात याद आती है, आया करो, मंदिर में आया करो। ऐसे और भी एक्सपीरियंसेस हैं। जब हम आया करते थे तो हमारे साथ और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें गुरुजी ने ठीक किया, तो मैं उनके और भी ऐसे कुछ सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ। अपने जो मिनिस्टर थे अरुण शौरी जी, उनकी वाइफ बहुत बीमार हो गई थी और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया था। और अरुण शौरी जी अपनी वाइफ को उठा के, लिटरली उठा करके, क्योंकि उनका कुछ वेट रह ही नहीं गया था, उन्हें उठा करके गुरुजी के दरबार में लेकर आए, उनको लेटाया, फिर गुरुजी ने पानी दिया कि पानी पिलाओ। वहाँ बैठे, शब्द सुना, लंगर चखा और सारी संगत चली गई। अरुण शौरी जी ने भी अपनी वाइफ को उठाया और चले गए। कोई बात नहीं हुई। गुरुजी कभी भी कुछ बोला नहीं करते थे, आओ
बैठो, शब्द सुनो, ध्यान लगाओ, लंगर चखो और जाओ। और जाते वक्त गुरुजी कहा करते थे ऐश करो ऐश। और ये जो अरुण शौरी जी का एक्सपीरियंस है संगत जी, कुछ महीनों के बाद उनकी जो वाइफ थी वो ठीक हो गई और ठीक होने के बाद उसी जगह पर गुरुजी के दरबार में वो लंगर बनवाती थी। और ये इंसिडेंस मेरी आंखों के सामने हुआ है, इसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आज भी संगत जी गुरुजी क्या थे, क्या हैं और वो कितनी बड़ी शक्ति है, हमें आज भी इस बात का अंदाजा नहीं है। और मैं कह सकता हूँ दावे से कि पूरी संगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो दावे से कह सके कि मैं गुरुजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, पूरा जानता हूँ। हमने हमेशा सुना है संगत जी कि आपके जो कर्म हैं वो आपको भोगने ही हैं। और ये ऐसी जगह थी, ऐसी शक्ति थी कि हम जाते थे तो कहा करते थे गुरुजी कि मैं तुम्हारे कर्म काट दूंगा। कह के करते थे कि आपके कर्म में काट दूंगा, मुझ पे विश्वास रखो, अपनी जिंदगी की डोर मेरे हाथ में सौंप दो, फिर नजारे देखो मैं क्या करता हूँ। इसलिए संगत जी गुरुजी को तो पहचानना ही मुश्किल है। और कहा जाता है कि कर्म वही काट सकता है जिसने लिखा है। तो गुरुजी कहते थे कि मैंने कर्म लिखा है तो मैं काट भी सकता हूँ। और हंसते हुए ऐसी बातें बोल जाया करते थे, बच्चों की तरह बात किया करते थे। कई बार बहुत भोलेपन से बच्चों की तरह बोल जाया करते थे कि क्या हुआ, कर्म तो मैंने लिखा है ना, मैं काट भी दूंगा, तेरा ये दुख काट दिया मैंने, तेरे घर की फैमिली की ये परेशानी काट दी मैंने। संगत जी ये कैसी शक्ति है, ये ऐसा तो कभी नहीं सुना था। हमने गुरुजी के बहुत दर्शन किए हैं और यकीन मानिए उनके जाने के बाद जो संगत आ रही है और संगत जुड़ती चली जा रही है और ऐसा लगता है कि उस वक्त जो गुरुजी पूरा नहीं कर पाए वो आज कर रहे हैं। उनकी और ताकत बढ़ती जा रही है, उनकी संगत बढ़ती जा रही है, हर दुनिया के हर कोने में सत्संग हो रहे हैं। ये कैसी शक्ति है, ये सब हमारी समझ के बहुत बहुत पार है। जब तू देता है तो पूरा ही दे देता है और पूरा देने वाला सिर्फ परमात्मा है। तो गुरुजी कौन हुए, परमात्मा ही हुए। और ऐसा ही एक इंसिडेंट हमारी आंखों देखा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं चंद्रशेखर जी, उनको गले का कैंसर था और डॉक्टर ने कह दिया था कि आपका बहुत मुश्किल है ठीक होना। और फिर जब वो गुरुजी के दरबार में आए तो गुरुजी बहुत गुस्से में थे और आते ही उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया। लेकिन संगत जी गुरुजी बहुत गुस्से में थे और ऐसा गुस्सा वो कभी कभार ही किया करते थे। और गुरुजी कहते हैं ना कि एक बार जो दरबार में आ गया तो गुरुजी को कुछ तो करना ही पड़ता है। तो गुरुजी ने उन्हें आहिस्ता से बोला लंगर चखो। उन्होंने लंगर चखा और वो चले गए। जब वो चले गए तो गुरुजी संगत को कहते हैं, गुरुजी कहते हैं इसको मैंने पूरे 2 साल दिए और यकीन मानिए संगत जी पूरे 2 साल के बाद वो नहीं रहे। तो ये कौन सी शक्ति है जो उम्र भी देती है, जो लाइफ भी देती है, जो दुख भी काटती है। बस गुरुजी कहा करते थे आते रहो आते रहो, क्योंकि आओगे तो अंदर से सफाई होगी और जब तक अंदर से सफाई नहीं होगी मेरी ब्लेसिंग्स कैसे प्राप्त होगी। संगत जी जितनी भी हमें समझ आई है वो यह है कि अपने आप को गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। अपने जीवन की जो लगाम है, गुरुजी कहा करते थे लगाम मेरे हाथ में सौंप दो और फिर देखो मैं क्या करता हूँ। बस गुरुजी के हाथ में लगाम दे दीजिए और आराम से जिंदगी बसर कीजिए। जैसे वो कहा करते थे ऐश करो ऐश, मैं ऐश करने वास्ते ही आया हूँ। बस संगत जी इतना याद रखिए, गुरुजी कहा करते थे मुझसे कुछ मांगो नहीं। तुम गुरु के दरबार में खड़े होके मांगोगे तो गुरु देगा, लेकिन जो मुझे देना चाहिए उससे छोटा ही तुम मुझसे मांगोगे। इसलिए संगत जी गुरुजी से मांगो नहीं मनो, क्योंकि गुरुजी कहा करते थे कि आपको नहीं पता कि मैं क्या देने वाला हूँ और अगर आपने मांग लिया तो आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा, फिर मैं उससे ज्यादा नहीं दे सकता। और अगर नहीं मांगा तो पता नहीं मैं क्या दे दूं तुम्हें। और संगत जी ये सारी ब्लेसिंग्स आपको सत्संग के थ्रू ही मिलेगी। आप हमेशा सत्संग अटेंड कीजिए, सत्संग सुने, सत्संग करें और गुरुजी पे टोटल सरेंडर कर दीजिए और यकीन मानिए आपकी लाइफ में गुरुजी बहुत बहुत सारे चेंजेस लाएंगे, बहुत बदलाव लेकर आएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।